Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of August 2023. तो गाइज आज है तारीख 30 अगस्त 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कीनिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि देखो नीचे ना ऑप्शन में आपको 4 अलग अलग टर्म्स दी गई हैं। इन टर्म्स में से कौन सी एक ऐसी टर्म है जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए फेडरलिज्म, बी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, सी एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन या डी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आप सभी को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी कि अभी दिल्ली के अंदर में G20 समिट स्टार्ट होने वाला है। मैं पिछले कई दिनों से आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि 9 सितंबर में बहुत ज़्यादा बड़ा एक इवेंट होने वाला है, दिल्ली के अंदर में G20 समिट होने वाला है। तो बेसिकली उसी इवेंट के पर्पस के लिए जो दिल्ली है वहाँ पे लॉकडाउन लगाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। तो ये कोई वैसा कोविड वाला लॉकडाउन नहीं होगा, 3 दिन के लिए यहाँ पर दिल्ली में एक लॉकडाउन हो सकता है। और वहाँ पे क्या चीज़ें बंद रहेंगी, क्या खुलेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको लगातार न्यूज़पेपर्स के अंदर कवर होती हुई नजर आएंगी। उससे पहले अगर मैं आपको दिखा दूँ तो इस प्रकार से आपने ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल पिछले 2 से 3 दिनों में देखे होंगे कि 5 सितंबर से 15 सितंबर तक दिल्ली के जो लोग हैं उनको थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं इस G20 समिट की वजह से। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी है, यहाँ पर आप देख पाओगे। ये ऐसे ढेर सारे आर्टिकल्स छपे हुए हैं। आई अपोलोजाइज फॉर इनकन्वीनियंस, पीएम मोदी अर्जेस पीपल ऑफ दिल्ली टू मेक अपकमिंग G20 समिट। तो ओवरऑल बात कर रहे हैं हम लोग G20 समिट की। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट है, आपको पता भी होगा ये जो साल है साल 2023, इस पूरे साल में G20 की जो प्रेसिडेंसीशिप है वो भारत के हाथ में भी है। और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इवेंट होगा, चाहे वो जो बाइडन हो, जी जिनपिंग हो, अर्दोगान हो, ये सभी यहाँ पे कह सकते हो 25 से ज़्यादा बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो यहाँ पर दिल्ली में आने वाले हैं इस G20 समिट को यहाँ पर अटेंड करने के लिए। आप ये कह सकते हो कि ये इतनी बड़ी मीटिंग होने वाली है कि दुनिया का 85% GDP एक जगह पर प्रेजेंट होगा इस इवेंट के दौरान। जो ये 2 से 3 दिन की मीटिंग चलेगी ना, यहाँ पर ये वर्ल्ड लीडर्स आएंगे और ये वर्ल्ड लीडर्स बेसिकली 85% दुनिया की GDP को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी सपोज़ यहाँ पे अगर 100 इकॉनमी है तो 100 में से 85% की जो इकॉनमी जो है वो एक साथ प्रेजेंट होगी दिल्ली के इस इवेंट के अंदर में। और आपको पता ही G20 के अंदर में ये सभी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। एक तो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के अलावा बाकी सारे मेंबर्स को देखोगे तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, US, ये सभी कंट्रीज़ G20 ग्रुप को बनाती हैं। तो ये 19 कंट्रीज़ प्लस एक हमारा पूरा यूरोपियन यूनियन हो जाता है, ये सब G20 ग्रुप कहलाता है। तो जो पूरा G20 का समिट है 8 से 10 सितंबर तक यहाँ पे चलेगा और 8 से 10 सितंबर तक ही बताया जा रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है। और लॉकडाउन लग सकता है क्या, लॉकडाउन लगेगा। दिल्ली के अंदर में जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उसके अलावा निजी और सरकारी दफ्तर हैं, ये सब चीज़ें बंद रहने वाली हैं। सड़कों पर कई सारी अलग अलग तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाए जाएंगे ताकि शांतिपूर्वक इस मीटिंग को कंडक्ट किया जा सके। मेट्रो के कुछ स्टेशन भी बंद रहेंगे ऐसा बोला जा रहा है। बसों के जो रूट हैं उसमें कुछ बदलाव किए जाने वाले हैं। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो नई दिल्ली के इलाके में केवल और केवल मेडिकल इमरजेंसी और या दूसरी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी से जितने भी जुड़े व्हीकल्स हैं
उन सब की यहाँ पर जो आना जाना होगा वो सब अलाउ किया जाएगा, उनके लिए सारी छूट हैं। उनके अलावा बाकी जो नॉर्मल पब्लिक है उनके लिए काफ़ी सारी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो यहाँ पर लगती हुई नजर आएंगी। अगेन क्योंकि पर्पज़ ये है कि जो G20 का समिट है वो शांतिपूर्वक हो सके, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे अपने अपने कंट्रीज़ को, एक साथ बैठकर यहाँ पर मीटिंग चलेगी। तो हम नहीं चाहते कोई इश्यूज़ हों और उन इश्यूज़ की वजह से जो इंडिया का इमेज है पूरे वर्ल्ड में वो थोड़ा सा ख़राब होता हुआ नज़र आए। फिर साथ ही साथ में दोस्तों ये जो मीटिंग है प्रगति मैदान में चलने वाली है, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पर तैयार हो चुका है। जहाँ पर ये मीटिंग होगी पूरा रूम, जहाँ पर मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, हर चीज़ सब कुछ यहाँ पर अधिकतम रेडी कर दिया गया है। करोड़ों रुपये का यहाँ पे खर्चा आया है। और ऐसे में जो बड़े बड़े मॉल हैं, कमर्शियल मॉल हैं, ठीक है, कमर्शियल बहुत सारे स्टेशन हैं, मॉल्स हैं, मार्केट हैं, ये सारी चीज़ें भी बंद रखने के लिए बोला गया है। बाकी जो नॉर्मल मार्केट्स होंगे, आसपास के लोकल मार्केट्स होंगे, संभवतः वो यहाँ पर खुलते हुए नजर आएंगे। लेकिन नई दिल्ली के ज़िले में जो पड़ने वाले बड़े बड़े बाज़ार हैं उन सबको यहाँ पर बंद करने का नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। उसके साथ साथ 160 जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। 160 डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को 8 सितंबर से 10 सितंबर तक कैंसिल कर दिया गया है इस G20 समिट की वजह से। इसी वजह से पीएम मोदी माफ़ी मांगते हैं कि 5 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक नई दिल्ली के लोगों को थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप प्लीज़ कोऑपरेट करना, जिससे यहाँ पर ये जो समिट है G20 समिट है वो सक्सेसफुली और शांतिपूर्वक अच्छे से यहाँ पर हो पाए, निपट पाए। बाकी आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली चुकी होगी कि वैसे पॉसिबिलिटी है कि जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग वो भी यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, ठीक है। और अभी ना बवाल भी चल रहा है कि इंडिया चाइना को लेकर। कल मैंने आपको पढ़ाया भी था कि चाइना ने भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है और अक्साई चीन वाला जो पोर्शन है इसको अपने मैप के अंदर दिखाया। 2023 वाला जो उनका लेटेस्ट एडिशन वाला मैप है ना, उस मैप में भारत के इन हिस्सों को अपने कंट्री के मैप में उन लोगों ने दिखाया है। इसकी वजह से अभी थोड़ा सा एक प्रोटेस्ट भी चल रहा है, आपस में जो रिलेशंस है वो काफ़ी ख़राब हैं। देखेंगे आगे इस G20 समिट में क्या होता है इस मीटिंग के दौरान। दूसरी चीज़, क्या रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आएंगे? क्या देखो बहुत सारी दिनों से लगातार न्यूज़ आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, लंबे समय से इश्यूज़ बने हुए हैं। तो इसको लेकर क्लियरेंस जारी कर दिया गया है व्लादिमीर पुतिन, और साथ ही साथ में पीएम मोदी की टेलीफोन पर बातचीत हो चुकी है। व्लादिमीर पुतिन नहीं आएंगे, रशियन प्रेसिडेंट इस G20 समिट को अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, यानी कि जो वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्पेशली रशिया के जो सर्जी लैवरोव, वो बेसिकली यहाँ पर रशिया को रिप्रेजेंट करेंगे इस मीटिंग के अंदर। तो न्यूज़ काफ़ी चर्चा में थी, सोचा आपके साथ में अभी डिस्कस किया जाए, और आने वाले समय में और भी बहुत सारे जो खबरें हैं इस टॉपिक को लेकर वो कवर होने वाली हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ फ्रंट पेज पर दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। इसको GS पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिंक कर सकते हो। अब बात यहाँ पर की जा रही है, हमारी केंद्र सरकार ने जो सिलेंडर के प्राइसेस हैं, LPG के प्राइसेस हैं, इस पर 200 रुपया कम कर दिया है। अभी 2024 में इलेक्शंस आ रहे हैं लोकसभा के, है ना, उसके पहले यहाँ पर ये कदम उठाया गया, ये बात आर्टिकल के अंदर में मेंशन की जा रही है। तो हमारी सरकार ने क्या किया, LPG का सिलेंडर का जो अमाउंट था उसको 200 रुपये से कम कर दिया, घटा दिया है। पीएम मोदी ने बोला है कि यहाँ पर ये जो अमाउंट कम किया गया है ये बेसिकली एक रक्षाबंधन का गिफ्ट है हमारे देश की सभी बहनों को, हमारे पीएम मोदी की साइड से। साथ ही साथ में बोला ये भी जा रहा है कि जो हमारे यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है, इन्होंने बोला ये जो डिसीजन है अपने आप में एक बोल्ड डिसीजन है, एक बहुत बड़ा डिसीजन है प्रधानमंत्री का। और जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं, यानी आपको पता होगा हमारे पास में एक स्कीम है जिसका नाम है PMUY। तो PMUY का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेसिकली इस योजना के तहत जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं जो यहाँ पर इस LPG सिलेंडर को ले रहे हैं उन सबको 200 रुपये का छूट दिया जाएगा, 200 रुपये का सब्सिडी उनके बैंक अकाउंट के अंदर में दिया जाने वाला है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारी सरकार ने 75 लाख के आसपास जो एडिशनल उज्ज्वला कनेक्शंस हैं उसको भी यहाँ पर अप्रूवल दिया है। और जो आज के समय पर जितने बेनिफिशरीज़ हैं इस उज्ज्वला योजना के अंदर में, वो जो लोगों का नंबर है वो बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो करोड़ों लोग आज के समय पर इस पर्टिकुलर योजना के अंदर हैं जो कि यहाँ पर इस योजना के बेनिफिट्स को अवेल कर रहे हैं। नाउ यही सेम आर्टिकल पेज नंबर 10 पर, पेज नंबर 11 पर, सभी जगह पर कवर किया जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर ये हमारी करंट गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट आया है, करंट गवर्नमेंट का जो एक्शन है,
इसके खिलाफ में जो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है अटैक किया। देखो यहाँ पर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में चलता रहता है, जो पावर में पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरी ओपोजिशन पार्टीज़ हैं, तो उनके बीच में यहाँ पर ये जो टसल्स हैं वो चलती रहती हैं। अब जैसे ये कदम उठाया तो यहाँ पर ओपोजिशन पार्टी ने मेंशन कर दिया है कि केंद्र सरकार ने ये काम इसलिए किया है क्योंकि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं उस वजह से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैटर है। खैर वोट जो मैंने आपको लास्ट में बताया वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें केवल और केवल उसी के ऊपर फोकस करके आर्टिकल को कवर करना है। तो इसमें आर्टिकल में आपको क्या नज़र आएगा? आर्टिकल में आपको नज़र आएगा कि जो ये योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है आपसे, प्रीलिम्स मेंस या कहीं पे भी बन सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में ज़रूर से आपने पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ये जो योजना है इसको अलग अलग फेसेस में लागू किया गया है। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 है, इस फर्स्ट वाले फेज़ को लॉन्च किया गया था मई 2016 में, ताकि ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी कनेक्शंस हैं, ये हम लोग जितने भी हमारे घर हैं, खासकर जो गरीबी से गुजर रहे हैं आज के समय पर लोग हैं, पुअर हाउस होल्ड्स हैं, उन सभी को यहाँ पर इस एलपीजी कनेक्शंस को प्रोवाइड करवाया जाए। और इसी के बेसिस पर जो फेज़ नंबर 2 है वो यहाँ पर स्टार्ट किया है। इसका भी मेन मकसद ये था कि बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो एक राज्य में रहते हैं लेकिन दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, कमाने के लिए, तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे एड्रेस प्रूफ वगैरह देने पड़ते हैं, काफ़ी मुश्किल होती है सिलेंडर को परचेज़ करने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसमें वो भी आसान कर दिया गया ताकि यहाँ पर इस योजना के बेनिफिट्स उन सभी पर्सन को मिल सकें। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितनी महिलाएं हैं उनकी जो हेल्थ है उसको हम ध्यान में रख सकें, महिलाओं को एम्पावर किया जा सके। ओके, हेल्थ की बात यहाँ पे कहाँ से आ गई? हेल्थ की बात इसलिए आ गई क्योंकि आपने देखा होगा गांव के अंदर जितने भी यहाँ पर पुअर हाउस होल्ड्स हैं जिनकी इनकम ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, लकड़ियाँ जला रहे हैं घर के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारी जो गैसेस हैं, हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो घर के अंदर फैलने की वजह से कई सारे लोगों की जान जा रही है, उनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। और ऐसे इंसिडेंसेस कई सारे देखने को मिले हैं पिछले कुछ सालों में। तो उसकी वजह से जो डेथ होती है ना, उसी डेथ के नंबर को कम किया जा सकता है इस उज्ज्वला योजना स्कीम के तहत। कैसे? क्योंकि यहाँ पर हम सिलेंडर्स का यूज़ कर रहे होंगे, ना कि उधर कोई अनक्लीन कुकिंग फ्यूल का। क्योंकि हमारा जो एलपीजी गैस है, ये जो एलपीजी सिलेंडर है, इसका प्रॉपर यूज़ करके हम लोगों की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को रेस्पिरेटरी इलनेस से, बीमारियों से बचा सकते हैं, क्योंकि जो कि घर के अंदर जो एयर पोल्यूशन किया जा रहा है, क्योंकि कई सारे फॉसिल फ्यूल जलाए जाते हैं, कोयला जलाया जा रहा है, लकड़ी जलाई जा रही है, जिस पे खाना बनाया जा रहा है, तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है उसकी वजह से जो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है, बुजुर्गों की जान चली जाती है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें रोकनी है। इस पर्पज़ से ये जो योजना है इसको स्टार्ट किया गया था। इस योजना के फीचर्स क्या हैं भाई? एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, पैसों का सपोर्ट देना एलपीजी कनेक्शंस को प्रोवाइड करवाते वक्त। और इसमें मतलब ये आप मतलब पढ़ो, ये एक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात यहाँ पर यह है कि हमने स्टार्टिंग में कई सारे टारगेट रखे कि हमें एलपीजी कनेक्शंस 50 मिलियन वीमेन तक पहुँचाना है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स वाले हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ये काम करना है। लेकिन जितना नंबर हमने डिसाइड किया था उतने नंबर पर पहुँच नहीं पाए। फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने क्या किया, ये जो कनेक्शंस हैं ये लोगों तक पहुंचाने स्टार्ट किए, फिर बाद में इसकी स्पीड को इंक्रीज़ किया गया। अब एग्ज़ाम के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो योजना है इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, कौन सा मंत्रालय है जिसके अंडर में ये पूरी योजना काम कर रही है, या कौन सा मंत्रालय इस योजना को कंट्रोल कर रहा है। तो उस मंत्रालय का नाम ज़रूर ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस उसका नाम है। अचीवमेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा इस योजना का पहला फेज़ था, इस पहले फेज़ के अंदर में 8 करोड़ जो पुअर फैमिलीज़ हैं, गरीब परिवार हैं, जिसमें दलित हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, इन सभी परिवारों को फ्री कुकिंग गैस कनेक्शंस प्रोवाइड करवाए गए थे। ये इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। फिर धीरे धीरे एलपीजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको धीरे धीरे एक्सपैंड किया गया, इसको बढ़ाया गया देश भर में। पिछले 6 सालों के अंदर में 11,000 से ज़्यादा नए अलग अलग एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स देश भर में ओपन करे गए, जहाँ से इन सिलेंडर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपने ध्यान में रखनी है। बाकी इसमें एक चैलेंज हम लोगों ने लंबे समय से देखा है कि ये जो योजना है इसमें लोगों ने सिलेंडर्स का कनेक्शन लिया जो खासकर पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा से अपने सिलेंडर को रिफ़िल नहीं करवाया। ये प्रॉब्लम्स भी हमें पिछले कुछ समय पर नज़र आई हैं। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर में जो एलपीजी के प्राइसेस होते हैं, जो इसके दाम होते हैं, सिलेंडर के दाम, आपको पता है कैसे ऐसे डिसाइड किया जाता है? देखो, ये इंटरनेशनल लेवल पर डिपेंड करता है, इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारा पेट्रोलियम होता है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी विदेशों से कच्चा तेल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं। ठीक है, आप क्रूड ऑयल खरीदते हैं, वैसे यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर टैक्स लगाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती है, और ये अलग अलग टैक्सेस की वजह से ये कच्चा तेल और महंगा हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल से, नहीं अलग अलग कंट्रीज से जो हम लोग ये क्रूड ऑयल को परचेज़ कर रहे होते हैं,
ठीक है। अगर उसके प्राइसेस में चेंज आएगा तो उसका इम्पैक्ट सीधा कंट्री के अंदर प्राइसेस के ऊपर पड़ता है। वैसा ही कुछ आप सिनेरियो एलपीजी के प्राइसेस में देख सकते हो कि अगर हमारे देश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के जो दाम है वो अगर बढ़ते हैं या घटते हैं तो ये चीज़ें ऑलरेडी इंटरनेशनल एलपीजी प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। सऊदी अरामको का जो एलपीजी प्राइस एक्ट है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन कह सकते हो इंपोर्ट पैरिटी प्राइस का। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें काउंट की जाती हैं कि उस जो एलपीजी गैस लेकर आई जा रही है भारत के अंदर में, ये जो एलपीजी लेकर आया जा रहा है उसका लाने का चार्ज क्या है, कस्टम ड्यूटीज़ क्या है, पोर्ट के अलग अलग चार्जेस क्या हैं, है ना। तो ये सब कुछ मिलाने के बाद में ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है, देन उसके बाद में इसके प्राइस डिसाइड किया जाता है। और इसी वजह से जो सरकार है वो एलपीजी के जो प्राइस है उनको हर मंथ रीसेट भी करती रहती है, चेंज भी करती रहती है, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये इंटरनेशनल प्राइसेस के बेसिस पर ही डिसाइड किया जाता है, ये भी यहाँ पर मैटर करता है ना। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, लेकिन अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में अच्छा चांस है इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करने का। इन ग्रुप में आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया उज्ज्वला योजना वाला, तो आर्टिकल के साथ साथ जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन बनना है एग्जामिनेशन के अंदर में, आपको ही पता है। आर्टिकल से ये करंट इश्यूज़ हैं, हमें करंट को अपने स्टैटिक पोर्शन से लिंक करना है, तो वो जो सारा का सारा बैकग्राउंड डेटा है वो सब कुछ आपको एक प्रिंटेबल फॉर्म के पीडीएफ में प्रोवाइड करवाया जाता है। यानी कि वो जो पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगा। आपको कुछ इस वीडियो से नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा उस पीडीएफ को अपने पास डाउनलोड करना है उस ग्रुप से, और उसको आपने एक बार वीडियो देखने के बाद में शाम में सोने से पहले पढ़ लेना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आप हमेशा के लिए केवल 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर एक नंबर आपको दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, आपको सारा का सारा प्रोसेस बताया जाएगा पेमेंट का एक मैसेज के थ्रू। साथ ही साथ में डेमो वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, आप अच्छे से पूरे डेमो वीडियो को देखकर अपने आप को सेटिस्फाई करके कि हाँ मैं सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद अपना ये इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी दोस्तों मैं जैसा बोलता हूँ मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। एक छोटा सा यार टारगेट होता है हमारा 5000 लाइक्स का, आप उसको ज़रूर से पहुँचा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ आते हैं वापस से अपने आर्टिकल पर। जो आर्टिकल है यह जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या बात की जा रही है यहाँ पे हम दोस्तों, बात कर रहे हैं असम के एक सेंचुरी की। वहाँ पर क्या है ना, उस पर्टिकुलर सेंचुरी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। मान लो यहाँ पर एक ऐसी पूरी सेंचुरी बनी हुई है, वो उसमें कई सारे जानवर हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्पीशीज़ है जानवरों की। अब क्या हुआ, उस सेंचुरी के बीचों बीच से 1.6 किलोमीटर का एक लंबा रेलवे ट्रैक गुजर रहा है। और वो जो रेलवे ट्रैक है, उस रेलवे ट्रैक ने क्या किया, इस सेंचुरी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो रेलवे ट्रैक है, इस रेल ट्रैक को रीरूट करने की बात की जा रही है कि भाई यहाँ पर इस रेल ट्रैक को वापस से चेंज किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ये जो असम सेंचुरी है ना, ये पूरी सेंचुरी हमारे वेस्टर्न हुलो गिबों को डेडिकेट की गई है। ये जो आपको फोटो में एक बंदर प्रकार का आपको दिख रहा होगा ना, इसी को हम लोग हुलो गिबो के नाम से जानते हैं। तो ये वेस्टर्न हुलो गिबो असम की सेंचुरी में देखने को मिलता है। इसका नाम हुलोक भी है। अब क्या है, ये बट गए हैं, इनका जो परिवार है वो बट गया है, क्योंकि उस सेंचुरी के बीचों बीच से रेलवे की लाइन निकल गई। ठीक है, रेलवे ट्रैक बिछा दिया गया, तो ये दोनों बट गए रीजन। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको वापस से रीरूट किया जाए, वापस से यहाँ पर ये जो लाइन है उसको एक दूसरे रास्ते से निकाला जाए, ताकि यहाँ पर ये सेंचुरी है इसको हम एक यूनाइटेड वे में जैसे पहले थी वैसे ही रख सकें। क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में लगभग 125 से ज़्यादा हुलो गिबोन्स हैं। इंडिया का इकलौता यहाँ पर कह सकते हो एप है, ये बंदर की कैटेगरी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के ऊपर में कह सकते हो कि 19 गिबोन्स पाए जाते हैं। 19 प्रकार के आपको गिबोन देखने को मिलेंगे हमारी पृथ्वी में, जिनमें से ये जो हुलो गिबोन है ये काफ़ी ज़्यादा खतरे में है और थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट है, इंडिया में प्रेजेंट है। तो इस वजह से इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें ये करना होगा। गिबों की जो फैमिलीज़ है वो बिछड़ चुकी हैं इस रेलवे ट्रैक की वजह से। इस वजह से इसको वापस का जो रूट है वो चेंज किया जाए रेलवे ट्रैक का, वो यहाँ पर बात की जा रही है। ना क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने थोड़ा सा हुलो गिबो के बारे में पढ़ना है, पूछा जा सकता है। इस बार आपको पता होगा सरप्राइजिंगली ओरेंगुटन के बारे में पूछ लिया गया था, और वैसे हमने पढ़ रखा था लेकिन बहुत थोड़ा पढ़ रखा था।
तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर अलग अलग तरीके से बन रहे हैं आजकल, तो पता होना चाहिए। एनवायरमेंट के कई सारे क्वेश्चंस हमने इस साल भी देखे थे। तो हुलो गिबो की जब बात करते हैं तो हुलो गिबो बेसिकली एक बंदर की प्रजाति आप ऐसा कह सकते हो जो इंडिया में पाया जाता है और स्पेशली बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ वेस्ट चाइना में भी देखने को मिलेगा। हुलो गिबो की दो प्रकार की कैटेगराइजेशन देखने को मिलेगी। एक होते हैं वेस्टर्न हुलो गिबो और दूसरे होते हैं ईस्टर्न हुलो गिबो। जो असम के अंदर इस वाली सेंचुरी में है वो वेस्टर्न हुलो गिबो है, दोस्तों आपने ध्यान में रखना है। जो वेस्टर्न हुलो गिबो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, क्योंकि हमारा असम भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, आपको पता होगा, तो नॉर्थ ईस्ट में। उसके अलावा यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके सदर्न रीजन में, दिबांग नदी है उसके ईस्टर्न रीजन में, ठीक है, बांग्लादेश के आसपास के रीजन में, नॉर्थ वेस्ट म्यांमार के अंदर में। तो इन सभी एरियाज़ में ये जो हुलो गिबो है वो पाया जाता है। हुलो गिबो को, इस स्पेशली वेस्टर्न हुलो गिबो को IUCN के अंदर में एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर कवर किया गया, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, इसको हाई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ये वेस्टर्न वाला है। दूसरा होता है ईस्टर्न हुलो गिबो। अब ईस्टर्न हुलो गिबो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के कुछ रीजन्स, अगेन असम के में भी कुछ हिस्सों में यहाँ पर ये देखने को मिलता है, साउथ चाइना में, नॉर्थ ईस्ट म्यांमार में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपने जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है वो है IUCN। तो वेस्टर्न वाले हुलो गिबो का IUCN था एंडेंजर्ड, और ईस्टर्न वाले हुलो गिबो का जो IUCN है वो है वल्नरेबल। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना, क्योंकि ये एज इट इज़ रटना ही पड़ता है और एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वल्नरेबल यानी कि खतरे में है, लेकिन वेस्टर्न वाले से ज़्यादा खतरे में नहीं है, ये बात आप ध्यान में रख सकते हो। बाकी यहाँ पर दोनों ही वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों ही जो प्रजातियाँ हैं इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। शेड्यूल 1 में मतलब इनको हाई प्रोटेक्शन दी गई है। अगर कोई यहाँ पर इनका शिकार वगैरह करता है तो कहीं ना कहीं उन सभी व्यक्तियों के ऊपर जो इनका शिकार करेगा उसके ऊपर हाई पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। सिंपल हो गया। तो ये यहाँ पर बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, नेक्स्ट पेज पर काफ़ी सारे रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं। जैसे एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, अगेन GS पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, अगेन GS पेपर नंबर यहाँ पर 2 आएगा इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया और कीनिया की। मैंने आज बोला था ना मैप में आपको कीनिया को जाकर देखना है। तो भारत और कीनिया ने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है फॉर द शिप बिल्डिंग कोलैबोरेशन, यानी जहाज़ को बनाने के लिए। तो भारत का गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और कीनिया का कीनिया शिपयार्ड लिमिटेड दोनों ने मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया कल के दिन, मंगलवार के दिन, ताकि यहाँ पर ये लोग कुछ जहाज़ का डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करने के साथ साथ उसका कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। इसलिए यहाँ पर एक कोलैबोरेटिव या कह सकते हो एक पूरा का पूरा कोलैबोरेशन किया गया है। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, साथ ही साथ में कीनिया के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ये दोनों मिलकर इंडिया और कीनिया के डिफेंस रिलेशंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो इससे क्या होगा, इंडिया और कीनिया के दोनों के जो डिफेंस रिलेशंस हैं, जो संबंध है डिफेंस को लेकर, वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। दोनों ही तरफ की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने अग्री कर दिया है कि बिल्कुल हम अपने डिफेंस रिलेशंस को आगे और ज़्यादा इवॉल्व करेंगे, और ज़्यादा बढ़ाएंगे, और ज़्यादा कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है उसमें और सिक्योरिटी और सुरक्षा बनती हुई नजर आएगी। और क्योंकि यहाँ पर दोनों देश बहुत ही ज़्यादा गहरे दोस्त बनते जा रहे हैं, इसी के बेसिस पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने पैराशूट जो होता है ना, पैराशूट के 15 जो पेयर्स हैं, जो ग्लाइडर्स इंडिया के थ्रू बनाए गए हैं, वो पेयर्स हमने कीनिया की कैबिनेट सेक्रेटरी को दिए ताकि वो जो कीनियन फोर्सेस हैं वो उसका यूज़ कर सकें। इससे क्या होगा, इससे और ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन, अगेन रिलेशंस में मजबूती, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर आपने कीनिया को मैप में ज़रूर से देख लेना है। तो अभी तक नहीं देखा है तो अभी फटाफट वीडियो को पॉज करो, जाओ मैप में देखो और नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखो, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल में दोस्तों बात की जा रही है NREGS के बारे में। आपने कई बार डिस्कस कर रखा है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 41% जो वर्कर्स हैं इस महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर में, है ना, उनका जो पेमेंट होता है, उन मजदूरों का जो पेमेंट दिया जाता है वो आधार बेस्ड वेज पेमेंट सिस्टम पर दिया जा रहा है। लेकिन अभी क्या है ना, जो आधार बेस्ड वाला ये सिस्टम है, इसमें से कई सारे वर्कर्स, अभी जो मैंने बोला 41% जो वर्कर्स हैं वो इस आधार बेस्ड वाले वेज सिस्टम से बाहर हैं, उनके पास में भी ये फैसिलिटीज़ नहीं है। तो बहुत ही कम वर्कर्स ऐसे हैं जिनका पेमेंट वगैरह प्रॉपर टाइम पर हो पाता है और उनके पास में सारी फैसिलिटी, सारे डॉक्यूमेंट्स है, आधार बेस्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, जो चौथा मैंडेटरी एक्सटेंशन कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इस स्कीम का मेन मकसद क्या है, लोगों को रोज़गार देना, खासकर जो हमारे लो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं जिनके पास में स्किल्स बहुत ज़्यादा कम है, मजदूरी कर सकते हैं,
तो वो यहाँ पर इस स्कीम के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड करवा कर सरकार उनको कुछ दिनों का काम देती है और उनको उसके बदले उनकी जो मजदूरी है वो दी जाती है। अब यहाँ पर मजदूरी जो दी जा रही है उनमें नए नए तरीके ऐड कर दिए गए। डिजिटल पेमेंट लाने का कोशिश किया गया, जिसमें हमने आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को यहाँ पर लेकर आए और आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम का बार बार हम लोगों ने एक्सटेंशन करते हुए चले गए। इसको मैंडेटरी कर दिया गया, बार बार इसको कंपलसरी कर दिया गया। लेकिन बोला जा रहा है कि कंपलसरी करने के बावजूद भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र ये आ रही है कि 26 करोड़ जॉब कार्ड होल्डर्स जो हैं, उसके साथ साथ आप कह सकते हो कि 41.1% के आसपास पर्सन अभी भी एलिजिबल नहीं है इस मोड ऑफ पेमेंट के लिए। उनको यहाँ पर ये पेमेंट नहीं मिल सकती अगर ये वाला पेमेंट प्रोसेस अपनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग एलिजिबल नहीं है ये पेमेंट लेने के लिए। तो बताओ यहाँ पर वो पेमेंट उनको कैसे मिलेगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यहाँ पर बोला है कि अभी जो वर्कर्स जो एलिजिबल नहीं है उनकी संख्या कम हो चुकी है। जब स्टार्टिंग में हम ये वाला जो सिस्टम लेकर आए थे आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, तो इस सिस्टम की वजह से कई सारे लोगों ने यहाँ पर अपने आप को इसमें रजिस्टर्ड करवाया है। तो करोड़ों लोगों को वेजेस मिल रहे हैं, कुछ लोग ही पीछे रह जा रहे हैं, उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें कवर करना होगा। लेकिन दोस्तों अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये आधार बेस्ड सिस्टम है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, ये क्या है? देखो ये ना आपके आधार कार्ड का यूज़ करता है। एक पर्सन का आधार कार्ड होगा। अब मान लो यहाँ पर इस स्कीम के तहत कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, कोई काम कर रहा है, उसके बदले उसको मजदूरी दी जा रही है। अब जो पैसा मिल रहा है उसको उसके आधार कार्ड के बेस पे मिलेगा। उसका एक आधार कार्ड होगा, 12 डिजिट नंबर होंगे उसके अंदर में, है ना। उसका फाइनेंशियल एड्रेस होगा, जो वर्कर का आधार कार्ड की डिटेल होंगी वो बैंक अकाउंट के साथ में, जॉब कार्ड के साथ में लिंक होंगी। ठीक है। आधार डिटेल्स को बेसिकली एनपीसीआई के डेटाबेस में भी होगी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो हमारे सभी एटीएम को लिंक करने का काम करता है, उसके डेटाबेस में भी होगी। तो ये सब कुछ करने के बाद में आधार कार्ड के इस बेसिस पर लोगों को पेमेंट देने का काम किया जाता है। तो बोला जा रहा है कि अगर आप टॉप 5 स्टेट्स देखोगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको एमजी नरेगा के वर्कर्स नज़र आते हैं। लेकिन इनमें से भी 1.2 करोड़ ऐसे हैं जो कि अभी एलिजिबल नहीं है इस पेमेंट के, क्योंकि उनके पास में ये वाला आधार कार्ड वाला बेस्ड पेमेंट सिस्टम वाला अकाउंट है ही नहीं। और सेम सिनेरियो यहाँ पर आता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भैया असम है। असम में लगभग 63 लाख वर्कर्स ऐसे हैं जिनके पास में ये सपोर्ट नहीं है, ये वाला अकाउंट नहीं है। फिर उसके बाद में नागालैंड में 61.2% ऐसे लोग हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बताया गया कि नागालैंड के साथ साथ कुछ और भी स्टेट्स हैं आसपास के, जहाँ पर अगेन वो लोग एलिजिबल नहीं है इस, क्योंकि उनके पास में ये वाला जो एबीपीएस अकाउंट है वो है नहीं। जबकि सरकार यहाँ पर ये बोल रही है कि एबीपीएस अकाउंट बढ़िया है। इस एबीपीएस अकाउंट की वजह से जो पेमेंट है इसमें कोई लीकेज नहीं होता है, पेमेंट आराम से चली जाती है, कोई रिजेक्शन नहीं होता है। कई बार अकाउंट में रिजेक्शन हो जाता है ना, जो नॉर्मल अकाउंट होता है, तो कोई रिजेक्शन नहीं होता है, तो पेमेंट स्मूथली लोगों के पास में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे बाकी सारे लोग हैं, बाकी सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना यहाँ पर यह है कि ये जो सिस्टम आप लेकर आए हो ये सही नहीं है। ये सिस्टम ठीक है, लोगों को सपोर्ट कर रहा है, स्मूथली पेमेंट जा रही है, ठीक है, लेकिन आपने उनका भी ध्यान रखना होगा जिनके पास में ये एबीपीएस वाले अकाउंट्स नहीं हैं। और अगर आप लोग एबीपीएस अकाउंट्स और नॉर्मल बैंक अकाउंट्स को देखोगे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा कोई भेदभाव या ज़्यादा कोई यहाँ पर कह सकते हो एबीपीएस अकाउंट बहुत ही बढ़िया है ऐसा कुछ नज़र नहीं आया है। क्योंकि अगर आप डेटा उठाकर देखोगे तो अगर नॉर्मल अकाउंट्स के अंदर में 2.85% अकाउंट की पेमेंट अगर रिजेक्ट हुई हैं, तो भाई एबीपीएस वाली अकाउंट्स में भी 2.1% जो पेमेंट्स है वो रिजेक्ट हुई हैं। बराबर की पेमेंट्स आप देख पाओगे रिजेक्ट होती हुई नजर आई हैं। तो एक्सपर्ट का कहना यह है कि जो ये एबीपीएस अकाउंट है ये हमारे वर्कर्स के लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग बन रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, ये वाला अकाउंट नहीं है, तो उनकी पेमेंट प्रॉपरली जा नहीं पा रही है। और कई बार क्या होता है, एक पर्सन का आधार कहीं और पर लिंक है, किसी और के साथ में लिंक है, तो उससे भी जो पेमेंट है वो किसी और के अकाउंट में जा सकती है। वो वाला प्रॉब्लम भी हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो चौथी बार यहाँ पर इस प्रकार के पेमेंट को एक्सटेंड कर दिया गया है और ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो 31 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। ये चौथा एक्सटेंशन जो है ये बोल रहा है। दूसरी चीज़ बोला जा रहा है कि कई सारे वर्कर्स को पेमेंट नहीं दी जाएगी। रीज़न क्या है? क्योंकि उनके पास में ये वाला अकाउंट नहीं है। पेमेंट चाहिए तो उनको यहाँ पर ये वाला अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर इशू जो है अभी न्यूज़ में बना हुआ है। आने वाले समय पर पॉसिबिलिटी है कि इसको लेकर कुछ एडिटोरियल्स जो हैं वो पब्लिश हो सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग एमजी नरेगा के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? ये देखो, एमजी नरेगा स्कीम के बारे में अगर आपने जानना है तो उसका पहले इतिहास बैकग्राउंड जानना होगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से पहले हम इसको जानते थे। इसको 2005 में पास किया गया था और स्टार्टिंग में केवल इसको नरेगा के नाम से जानते थे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
देन बाद में धीरे धीरे यहाँ पर इसके आगे महात्मा गांधी जो वर्ड है वो ऐड किया गया। ये जो स्कीम है एक डिमांड ड्रिवन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। कौन से मंत्रालय के अंडर में काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में काम करती है। हर एक जो खासकर आप कह सकते हो गांव का जो रीजन है, हर एक गांव में हर एक एडल्ट मेंबर जो है घर का, अगर वो एडल्ट है 18 साल से ऊपर है तो वो एलिजिबल है इस स्कीम के अंदर कवर होने के लिए। तो उस स्कीम में इसको कवर किया जा सकता है। तो ये स्कीम क्या करती है, कम से कम मिनिमम, मैं आपको दोस्तों बोल रहा हूँ मिनिमम, कम से कम 100 दिन का एक रोज़गार देने का काम करती है वर्कर्स को। और वर्कर वो काम करेंगे तो उसके बदले में उनको उनकी मजदूरी भी दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस स्कीम को यहाँ पे कवर किया जाता है इंडिया के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर 100% अर्बन पॉपुलेशन है। एक ऐसा एरिया जहाँ पे 100% शहरीकरण हो चुका है, सब मॉडर्न लोग रह रहे हैं, शहर के लोग रह रहे हैं, उस एरिया को छोड़कर सभी डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर इसको कवर किया जाता है। समझ गए? तो ये एमजी नरेगा की बात हो गई हमारी। और यहीं पर हम लोग एनपीसीआई की बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर इसी आर्टिकल में एनपीसीआई जो टर्म है वो भी यूज़ किया गया था। तो एनपीसीआई भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम है जो भी हमारे सेटलमेंट्स होते हैं उनको करना। ये देखो दोस्तों, ध्यान रखना, एनपीसीआई हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन का ही एक छोटा सा इनिशिएटिव है, जिसको बनाया गया है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत। ये जो एनपीसीआई है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, कोई भी इसका प्रॉफिट कमाने का, लाभ कमाने का मकसद नहीं है, आपने ध्यान में रखना है। और बेसिकली आप देख पाओगे तो 2009 तक क्या होता था ना, 2009 तक जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ये हमारे इंडिया में सारे के सारे एटीएम नेटवर्क को लिंक करने का काम करता था। लेकिन बाद में 2009 के बाद में एनपीसीआई वगैरह जब सब कुछ रेडी हो गया तो ये काम एनपीसीआई को सौंप दिया गया। तो आज हमारे एटीएम नेटवर्क्स को लिंक करने का काम, सारे एटीएम नेटवर्क्स को लिंक करने का काम किसका है? वो एनपीसीआई का काम है, दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। तो इंडिया में पेमेंट के सेटलमेंट्स करने के लिए हम लोगों ने इस नाम की बॉडी को, एनपीसीआई के नाम की बॉडी को तैयार किया हुआ है। सिंपल, इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल। देखो यूपीएससी ने 2008 में एक सवाल डायरेक्टली यहीं से पूछ लिया था। सवाल यह है कि नीचे दिए गए 4 बॉडीज़ में से कौन सी एक ऐसी बॉडी है जो कि हमारे सभी एटीएम को जोड़ने का, सभी एटीएम के नेटवर्क को लिंक करने का काम करती है? तो उसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एनपीसीआई, दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो डायरेक्टली सवाल था, समझ गए? आगे आता है नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों स्क्रीन पर नीचे आपको 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये हमारा जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये वाला जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है प्रज्ञान रोवर की। ये आप रोवर देख रहे हो, चंद्रयान 3 लगातार न्यूज़ में अभी भी कवर किया जा रहा है। आपको पता होगा चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा के ऊपर में सक्सेसफुली लैंड कर गया। और उसमें जो हमारा विक्रम है, हमारा जो विक्रम यानी कि जो लैंडर है, वो लैंडर सक्सेसफुली इस तरीके से चांद के ऊपर लैंड किया। और लैंड करने के बाद में इसका जो रैंप है वो ओपन हुआ। रैंप ओपन होने के बाद में इसमें से एक रोवर निकल कर आया, उस रोवर को नाम दिया गया है प्रज्ञान। और वो रोवर अभी चांद की सतह पर घूम रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको वो रोवर देखने को मिलेगा, चांद की सतह पर वो घूम रहा है। अब कल मैंने आपको पढ़ाया भी था, बीच में उसका गड्ढा आ गया तो उसने रास्ता भी चेंज किया। अब दोस्तों ये जो प्रज्ञान, जो ये रोवर है हमारे चंद्रयान 3 मिशन का, इसने चांद के ऊपर में कई सारी एनालिसिस की है, क्योंकि इसका मेन काम यह है कि वहाँ का लूनर पे जो सॉइल प्रेजेंट है, मिट्टी प्रेजेंट है ना, चट्टाने हैं, उसका यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस करना। उसका एनालिसिस करते करते चंद्रयान 3 ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि चांद के ऊपर में सल्फ़र का प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा, कि सल्फ़र ऊपर प्रेजेंट है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, स्पेशली साउथ पोल पर, क्योंकि हमने चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर लॉन्च किया है चांद के, ठीक है। तो सल्फ़र तो मिल चुका है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसकी खोज में लगा हुआ है हमारा रोवर, ठीक है। ये हाइड्रोजन को खोज रहा है, ऐसा इसरो ने बोला। अब ये कैसे खोज रहा है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस वाले रोवर के अंदर में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ यंत्र का यूज़ किया गया है। जैसे एक यंत्र है LIBS की फुल फॉर्म है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट है रोवर के अंदर में, ये कहीं ना कहीं हमारे चंद्रमा के सरफेस का जो एलिमेंटल कंपोजिशन है उसका जो रिसर्च है वो करने में हेल्प कर रहा है, कि क्या क्या प्रेजेंट है चांद के ऊपर में। सल्फ़र, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, इन सब चीज़ों की रिसर्च करने का काम कर रहा है। तो इसने कंफर्म तो कर दिया कि बिल्कुल कंफर्मेशन मिल चुका है, सल्फ़र प्रेजेंट है,
लेकिन अभी हाइड्रोजन को ढूंढा जा रहा है। इसरो ने ट्विटर पर भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है। समझ गए। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और एनालिसिस ये बताती हैं कि चांद के ऊपर में सल्फर के साथ साथ एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, ये सारी चीज़ें लूनर सरफेस पर प्रेजेंट है, ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है। कुछ और जो मेजर्स उन्होंने ये भी बताया कि मैंगनीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन जैसी चीज़ें भी प्रेजेंट हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है वो हाइड्रोजन के रिगार्डिंग है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है आज के समय पर। देखते हैं कब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा। प्रेजेंट होगा तो इन्फॉर्मेशन आएगी तो हमारे पास में हम उसके साथ हम जो है अपने वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी खैर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। बात जो थी न्यूज़ में वो मैंने आपको बता दी है। आगे आता है नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड डेटा भी है। बात की जा रही है जो हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अर्जुन मुंडा जी। तो इन्होंने यहाँ पर जो भी ट्राइब हैं, यानी कि हमारी देश में अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, तो हमारी जो सरकार है वो ट्राई कर रही है कि 7 करोड़ ट्राइबल पीपल जो हैं, आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो ये लोग हैं, इनको सिकल सेल डिजीज़ के लिए इनकी स्क्रीनिंग की जाए। एक बार इनका पता लगाया जाए इनमें कितने कितने लोगों में सिकल सेल डिजीज़ है, क्योंकि बोला जा रहा है कि ये ना एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है और ये काफ़ी ज़्यादा नज़र आया है हमें। पहले इतिहास अगर हम देखें तो डेटा के हिसाब से, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ट्राइबल पॉपुलेशन में ये सिकल सेल डिजीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिली है। तो सरकार ट्राई कर रही है कि इन सभी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़, लगभग 7 करोड़ ट्राइबल पीपल को स्क्रीनिंग की जाए, उनका पता लगाया जाए उनमें सिकल सेल डिजीज़ प्रेजेंट है या नहीं है। प्रेजेंट होगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने यहाँ पर एक मिशन तैयार कर लिया है कि हमें भारत को सिकल सेल डिजीज़ से 2047 तक फ्री करना है, मुक्त करना है, कि भारत में 2047 तक कोई भी सिकल सेल डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। ये हमारा टारगेट है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर ये सिकल सेल डिजीज़ होती क्या है? क्योंकि एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे तो एक लाइन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक वर्ड ज़रूर इंपॉर्टेंट है अगर आपको उसकी डिटेलिंग्स पता होंगी तो। ठीक है, तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लंबे समय से काम कर रही है सिकल सेल डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए। इवन अब की बार जो लेटेस्ट बजट था 2023-24 का लेटेस्ट वाला बजट, अभी कुछ महीने पहले जो आया था फरवरी में, उसकी बात कर रहा हूँ। जो लेटेस्ट बजट था ना, उसमें सरकार ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि हम लोग यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक ख़त्म करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दोस्तों ये सिकल सेल वाली बीमारियाँ होती क्या हैं? सिकल सेल डिजीज़ बेसिकली एक जीन डिसऑर्डर है, यानी एक पर्टिकुलर इंसान के जो जीन होते हैं ना, डीएनए आरएनए जो ये जीन है, उसके अंदर यहाँ पर एक डिसऑर्डर देखने को मिलता है। उसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट होती हैं। ऑर्गन डैमेज हो सकता है या एनीमिया भी हो सकता है। एक होता है सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया भी हो सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है सिकल सेल डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं? दोस्तों जो लक्षण है वो वेरी करते हैं। किसी पर्सन में कुछ अलग लक्षण दिखाई देंगे, किसी में कुछ अलग लक्षण दिखाई देंगे। सबसे पहले अगर आप लोग क्रोनिक एनीमिया देखोगे तो इसमें एक होता है थकान हो जाना, कमज़ोरी हो जाना, शरीर पीला पड़ना, तो वो चीज़ें यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया वाली प्रॉब्लम में देखने को मिलती हैं। ठीक है, हम सिकल सेल क्राइसिस को पेनफुल एपिसोड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा बॉडी में पेन होता है, हड्डियों में, उसके बाद सीने में, बैक में, आर्म्स में, लेग्स में, सभी जगह पर बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है जब ये सिकल सेल डिजीज़ किसी को अफेक्ट करती है। तो इससे एक इंसान की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा थम जाती है, रुक जाती है, प्यूबर्टी उसकी रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, इसका उपाय क्या है, तो उपाय है हाइड्रोक्सी यूरिया। तो ये जो दवाई है, जो मेडिकेशन है, ये हेल्प कर सकता है हमारे पेनफुल एपिसोड्स को थोड़ा सा कम करने के लिए, जो ये दर्द है बॉडी के अंदर में, इसको थोड़ा सा कम करने के लिए। या फिर यहाँ पे सिकल सेल डिजीज़ को ठीक किया जा सकता है बोन मेरो के माध्यम से, या स्टेम सेल का ट्रांसप्लांटेशन की वजह से भी यहाँ पर इसको ठीक किया जा सकता है। वैसे सरकार ने कई सारे अलग अलग इनिशिएटिव उठाए हैं सिकल सेल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए। जैसे गवर्नमेंट ने एक कह सकते हो टेक्निकल ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो हैं वो रिलीज़ करी हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर इन सिकल सेल एनीमिया जैसी जो प्रॉब्लम्स है इसको कैसे रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस कुछ जो सेंटर्स हैं वो अभी एस्टेब्लिश करे गए हैं, कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं 22 अलग अलग ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में। और वो सेंटर्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि यहाँ पे इन सिकल सेल डिजीज़ का, इन बीमारियों का ट्राइबल कम्युनिटी में ट्रीटमेंट किया जा सके, इनका डायग्नोसिस किया जा सके, पता लगाया जा सके। उसके साथ साथ यहाँ पर स्टेट हेमोग्लोबिनोपैथी मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया। इसको मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया था ताकि अगेन ये जो डिजीज़ है इसकी पता लगाया जा सके, पता लगाने के बाद में इसका ट्रीटमेंट किया जा सके। ना दोस्तों, अभी तक आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अभी भी ना क्लियरली नहीं पता चला कि सिकल सेल डिजीज़ में एग्जैक्टली होता क्या है। समझ गए भाई, जीन डिसऑर्डर है, शरीर में दर्द हो रहा है, बोन में दर्द हो रहा है, लेकिन अभी भी प्रॉपर डेफिनेशन हमें मिली नहीं है। तो प्रॉपर डेफिनेशन समझने के लिए एक फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा मकसद है आपको
कॉन्सेप्ट समझाना, रटाना नहीं, समझाना। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सिकल सेल डिसऑर्डर्स क्या होता है। सिकल सेल डिसऑर्डर्स क्या बीमारियाँ, ये वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे रेड ब्लड सेल का जो शेप है वो बिगाड़ देते हैं। अब बिगाड़ देते हैं मतलब ये देखो दोस्तों, आपको पता होगा बॉडी के अंदर में आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल का आप शेप देखोगे तो इस प्रकार से आपको ये गोल गोल रेड ब्लड सेल के शेप नजर आएंगे, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, ये है रेड ब्लड सेल्स। लेकिन इन्हीं रेड ब्लड सेल्स के जब शेप बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं सिकल के फॉर्म में। सिकल क्या होता है दोस्तों, आपने पता होगा खेतों के अंदर में एक हंसिया का यूज़ करते हैं, हंसुआ बोलते हैं, जाने क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है इसको, ठीक है, तो हम वो यूज़ करते हैं, है ना। तो उसी की शेप आपको ये दिख रही होगी, तो इसी की शेप दिख रही है, इस वजह से यहाँ पर उसको हम सिकल बोलते हैं। जो हम लोग हंसिया यूज़ करते हैं ना घर में या खेतों में यूज़ किया जाता है, उसको सिकल बोला जाता है। तो उसी का शेप आपको ये दिख रहा है, इस वजह से इसका नाम सिकल सेल डिसऑर्डर रख दिया। क्यों? क्योंकि आपका जो रेड ब्लड सेल है उसका शेप बदल गया और शेप बदल के सिकल के फॉर्म में आ गया, इस वजह से सिकल सेल डिसऑर्डर इसको बोल दिया गया। और इसमें क्या होता है, जो हमारा रेड ब्लड सेल है, जैसे मैंने बोला रेड ब्लड सेल का शेप बिगड़ जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है और ये सेल्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, और जो हमारे हेल्दी रेड ब्लड सेल्स हैं वो खत्म होने लगते हैं। इससे जो बॉडी के अंदर ब्लड है वो फ्लो होना बंद हो जाता है, और बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होगा, जिस भी रीजन में फ्लो नहीं होगा उस पोर्शन में बहुत दर्द होगा, ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी में दर्द होता है। अब सिकल सेल डिसऑर्डर में दो प्रकार देखने को मिलते हैं, एक होता है सिकल सेल एनीमिया और एक होता है सिकल सेल क्राइसिस। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, बेसिकली आपके रेड ब्लड जो सेल्स हैं ये सही से काम नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड सही से प्रेजेंट नहीं है, इनफ मात्रा में ब्लड प्रेजेंट नहीं है। दूसरा यहाँ पर सिकल सेल क्राइसिस होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की जो रास्ते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, जो अलग अलग पाइप हैं, वो ब्लॉकेज हो जाता है उनका। अब वो ब्लॉकेज होने की वजह से सही से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है वो ऑर्गन डैमेज होने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच रही है, क्योंकि ब्लड हमारे ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है पूरे बॉडी के अंदर में, पता है ना। तो इससे सीवर पेन, बहुत ज़्यादा खतरनाक दर्द हो सकता है, ऑर्गन्स भी हमारे डैमेज हो सकते हैं। तो सिकल सेल डिसऑर्डर क्या है, आई होप दोस्तों अब आप इसको ज़िंदगी भर याद रख पाओगे। ना आते हैं बिजनेस पेज पर, देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। तो दो रेलिवेंट आर्टिकल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो ये वाला दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है मानसून की। मानसून की वजह से अब की बार जो हमारी फसलें वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, तो एग्जाम परस्पेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे जो इतने भी इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, जिनको अर्थशास्त्र का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है, अब क्या हुआ कि उन्होंने ये देखा कि आने वाले समय पर हमारा जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो फूड है, इसके जो प्राइसेस है वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। रीज़न, अब की बार का मानसून जो है काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो टेम्पररी रहा है। टेम्पररी मतलब कह सकते हैं कि ऊपर नीचे यहाँ पे मानसून होता रहा है, यानी मानसून में कई सारे वेरिएशंस हम लोगों ने इस साल देखे हैं। इस साल अगस्त के महीने में जो बारिश है 32% बिलो द मंथ लॉन्ग एवरेज पीरियड से हुई है। एलपीए से भी यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। तो बारिश अब की बार अगस्त के महीने में कम हुई, बीच में कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारी राबी क्रॉप्स है इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। तो आने वाले समय पर ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें राबी क्रॉप्स को उगाना है, अच्छी खासी मात्रा की बारिश हमें चाहिए होती है। अब बारिश अगर नहीं होगी तो फसलें इतनी भरकर उगरेंगी नहीं। अब जब फसलें यहाँ पर इतनी बढ़िया क्वांटिटी में नहीं उगेंगी तो ऑब्वियस सी बात है इससे देश भर में शॉर्टेज होगा। डिमांड तो उतनी ही है ना, लोगों की डिमांड उतनी है, लोग जितना खा रहे थे उतना अभी भी खा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर सप्लाई रुक जाएगी तो इससे प्राइसेस इंक्रीज़ होने लगेंगे। तो मानसून के कारण अब की बार यहाँ पे हम लोगों को फूड प्राइसेस के अंदर कई सारे चेंजेस देखने को मिले हैं पहले भी, और आगे भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा रटने वाली चीज़ें दोस्तों है नहीं, ठीक है, या समझने वाली चीज़ भी इसमें कुछ ऐसी है नहीं, ये आप पता ही है, ये लॉजिकल सी चीज़ है। आते हैं काम की चीज़, यहाँ पर यह है, ये आर्टिकल है छोटा सा, लेकिन छोटा पैक बड़ा धमाका इसको कह सकते हैं। अब देखो हुआ क्या है कि सरकार ने ना, हमारी सरकार ने जो पारबोल्ड राइस होते हैं, चावल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, बासमती राइस होते हैं, आपने सुना होगा, नॉर्मल राइस होते हैं, एक होता है पारबोल्ड राइस। क्या? पार बॉइल्ड राइस। पारबॉइल्ड राइस मतलब बॉइल्ड लगाया गया, मतलब उबले हुए होंगे, हाँ थोड़े बहुत उबले हुए होते हैं। तो अभी क्या हुआ है, भारत सरकार ने 20% का जो ड्यूटी है इन पारबोल्ड राइस के एक्सपोर्ट्स पर लगा दिया है। क्या होता है, जो इंडिया है वो अभी कई सारा जो पारबोल्ड राइस है उसको एक्सपोर्ट करता है अलग अलग देशों को। अब हमने देखा कि हमारे यहाँ पर खुद शॉर्टेज हो रहा है, इस चक्कर में तो हमने कुछ और राइस का भी जो एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर हम लोगों ने ड्यूटीज़ को इम्पोज कर रखा है। तो राइस के एक्सपोर्ट को अभी हम कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे भी शॉर्टेज चल रहा है, और अगर हमारे यहाँ पे शॉर्टेज है, उस शॉर्टेज को ना देखते हुए हम एक्सपोर्ट करते रहेंगे दूसरे देशों में, तो उससे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, हमारे देश में यहाँ पे क्राइसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो भारत सरकार ने 20% का ड्यूटी जो है पारबोल्ड राइस के एक्सपोर्ट्स पर लगा दी। भाई एक्सपोर्ट करोगे तो 20% का यहाँ पर ड्यूटी भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा।
इससे क्या होगा, इसके एक्सपोर्ट के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। बैन नहीं किया है, इससे एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा इससे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे बायर्स होंगे, खरीदने वाले होंगे, बेचने वाले होंगे, है ना, इनको कहीं ना कहीं यहाँ पे अलग से पेमेंट देना पड़ेगा, अलग से पेमेंट यहाँ पर चुकाना पड़ेगा। और इसके लिए यहाँ पर अब ये वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं अक्टूबर के बाद हम लोग यहाँ पर ये एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे जो ये एक्स्ट्रा प्राइसेस हैं वो यहाँ पर ना चुकाना पड़े। और कहीं ना कहीं यहाँ पर दुनिया भर के जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं चावल के, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपने देशों में कह सकते हो थोड़ा थोड़ा रोक रहे हैं। और इसकी वजह से दुनिया भर में जो बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं जो चावल मंगाते हैं, उनके अंदर बुरा असर पहुंचने वाला है। जैसे पारबोल्ड राइस की अगर हम बात करते हैं ना, तो पारबोल्ड राइस जो है ये वाली कुछ कंट्रीज़ खाती हैं सबसे ज़्यादा। कौन कौन सी? बेनिन, घाना, उसके बाद में कोट डी आइवर हो गया, लाइबेरिया हो गया, ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पर इस प्रकार से पारबोल्ड राइस को इम्पोर्ट करती हैं, मंगाती हैं। ठीक है, बोला जाता है कि पारबोल्ड राइस के अंदर कई सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। बट इंडिया यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, अपने यहाँ पे शॉर्टेज को ख़त्म करने के लिए 15 अक्टूबर तक 20% का ड्यूटी लगा रखा है कि भाई अगर ख़रीदना है तो एक्स्ट्रा ड्यूटी देकर, एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस देकर खरीद सकते हो, ऐसे नहीं खरीद सकते। इससे क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पर ये हमारा कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, हमारे देश में इसकी अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सर ये पारबोल्ड राइस होता क्या है? चलो ये मैटर तो हम समझ गए कि एग्जैक्ट मैटर क्या है। अब पारबोल्ड राइस क्या होता है ये समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। इस आर्टिकल से ज़्यादा ज़रूरी यह है क्योंकि पिछले साल भी लगातार ये न्यूज़ में बनाते हैं, कंट्रोवर्सी हो गई थी तमिलनाडु और केंद्र सरकार को लेकर, पारबोल्ड राइस को लेकर स्पेशली। तो अगर हम डिक्शनरी में मीनिंग देखें पारबोल का, तो पारबोल का मतलब है पार्टली कुक बाय बॉयल, यानी कि थोड़ा सा पका हुआ होता है, लेकिन मतलब कि ये जो चावल पारबोल वाला चावल होता है ना, ये हल्का सा उबला हुआ होता है, हल्का सा यहाँ पर इसको उबाल दिया जाता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर इसको पारबोल राइस बोला जा रहा है। देखो होता क्या है कि चावल जो है पूरे धान में है, ठीक है, अब उसमें से हमें मिलिंग करनी है, उसमें से निकालना है उसे चावल को, है ना, उसमें से निकालना है, तो उसके लिए मिलिंग की जाती है। तो मिलिंग करने से पहले जो पैडी स्टेज होता है उसका, वो धान के अंदर अभी चावल जो है प्रेजेंट है, यानी कि ये वाला स्टेज, इसको पैडी स्टेज बोलते हैं। अभी इसके अंदर चावल है, इसका ऊपर का छिक्कल उतरेगा तब जाके चावल ऐसा दिखेगा। तो इसका जो ये पैडी स्टेज होता है, पैडी स्टेज में हम चावल को उबाल देते हैं। इसी वाली स्टेज में हम क्या करेंगे, चावल को उबाल देंगे, हल्का सा उबालेंगे। उबालने से क्या होगा, ये थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। उबालने के बाद में इसको हम सूरज में रख के थोड़ी देर सुखाएंगे भी, अच्छे से सुखाया भी जाएगा इसको। और सुखाने के बाद में जब बिल्कुल टाइट हो जाएंगे, इनके अंदर मजबूती बढ़ जाएगी, तब इनको यहाँ पर फोड़ा जाएगा। फोड़ा मतलब इन धान में से निकाला जाएगा, मिलिंग होगी। और मिलिंग होने के बाद में इसको निकालने के बाद जो चावल निकल कर आएगा वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जाता है और चावल पूरा निकल कर आता है। क्योंकि आपने अगर ऐसे ही जैसे चावल की खेती करी, निकाला और ऐसे ही इस छिक्कल में से निकालने की कोशिश की, तो कई सारा चावल टूट जाता है, टूटने के बाद चावल बेकार हो जाता है। लेकिन पारबोल्ड राइस में हम इसको ऐसे छिक्कल समेत उबाल देंगे। उबालने के बाद में यहाँ पर ये सब कुछ जब मिलिंग की जाएगी, जब चावल निकाला जाएगा इसमें से, तो वो चावल कहीं ना कहीं मजबूत होगा, पूरे शेप में होगा, बड़े बड़े चावल निकल कर आएंगे ये पारबोल्ड राइस के अंदर। तो आई होप आपको यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस है वो समझ में आ चुकी है। ऐसा नहीं है ये नई प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कि ये नया तरीका है, कुछ नहीं। इंडिया में एंशिएंट टाइम से यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। आप लोगों के घर में भी किया जाता होगा। कई सारे यहाँ पर लोग अलग अलग जगह से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, अलग अलग जगह को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, अलग अलग जगह से इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं ये प्रोसेस देखा होगा। ठीक है, अब पारबोल की कोई ऐसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, बट यहाँ पर इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब पारबोल का प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस आओ दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जैसे हमारा पैडी होता है, जो छिक्कल समेत चावल है, उसको हमने गर्म पानी में उबाला 3 घंटे तक। ठीक है, मतलब उबाला क्या, गर्म पानी में 3 घंटे तक ऐसे ही रख दिया, उसको भिगा के रख दिया। अब भिगाने के रखने के बाद में उसको और लंबे समय तक रुके रहने दिया, थोड़े और घंटों तक यहाँ पर आगे उसको हमने रख दिया। अब वो जो पानी है उसको सुखाया जाएगा। ठीक है, अब पानी को सुखाने के बाद में यहाँ पर वो जो पैडी है उसको भाप दी जाएगी, स्टीम दी जाएगी 20 मिनट तक। और भाप देने के बाद में क्या होगा, उसको हम लोग ले जाकर सन में, यानी कि सूरज की धूप में रख देंगे ताकि वो सूख जाए अच्छे से। और सूखने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, उसकी मिलिंग की जाएगी, उसमें से जो चावल है वो निकाला जाएगा। तो ऐसे हमारा पारबोइल वाला जो राइस है वो तैयार होता है। अगर आपने इसके स्टेप्स देखने हैं तो सबसे पहले पैडी साफ़ करना, पानी में 8 घंटे तक भिगो देना, सुखाना, उसके बाद 20 मिनट तक इसके अंदर भाप लगा के देना। ठीक है, उसको थोड़ा सा और गर्मी देना, सुखाना, और उसके बाद में जैसे मैंने बोला है कि हमारा सन का टेम्परेचर जो है ना, सूरज की गर्मी में सुखाना। सुखाने के बाद में इसमें मॉइस्चर बहुत कम रह जाता है, उसके बाद यहाँ पे इसमें से चावल निकाला। ये बेसिकली सारे के सारे स्टेप्स हैं पारबोइल्ड राइस के। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसका मतलब पारबोइल्ड राइस कुछ अलग से कोई वैरायटी नहीं है,
किसी भी चावल के साथ हम ऐसा कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल है। तो हाँ, ये सही बात है, आप सही सोच रहे हो। जितनी भी वैरायटी हैं, हमारी सभी वैरायटीज़ को हम पार्बोल राइस में बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बढ़िया बोला ये जाता है कि वही वैरायटी होती हैं जो कि टूटने से बच सकें। ऐसा नहीं होता, देखो बहुत सारे चावल ऐसे होते हैं जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप कच्चे चावल को सूंघोगे तो बहुत अच्छी खुशबू निकल कर आती है। तो वैसे वाले चावल इसके लिए सूटेबल नहीं है, आप उनमें पार्बोलिंग नहीं कर सकते। कर सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन करोगे तो उससे जो उसका खुशबू है वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी अरोमा जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। वैसे सभी वैरायटीज़ की पार्बोलिंग की जा सकती है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। इसके अपने आप में फ़ायदे और नुकसान हैं दोनों। एडवांटेजेस फ़ायदे की जब लोग बात करते हैं तो इससे चावल और ज़्यादा टफ हो जाता है उबालने से, और जब इसकी मिलिंग करते हैं यानी कि उसमें से निकालते हैं, इसका छिक्कल हटाते हैं, तो उस समय पर चावल के टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा बोला जाता है कि चावल की जो न्यूट्रिशन है, इसका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, पोषण बढ़ जाता है इसका। पार्बोल राइस के अंदर में जो कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं लगते, ये भी यहाँ पर एक सबसे बड़ा कह सकते हो बेनिफिट या एडवांटेज नज़र आता है। बाकी दोस्तों इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इससे क्या होता है, चावल थोड़ा सा डार्कर हो जाता है और कभी कभी यहाँ पर इसमें से एक बुरी सी स्मेल भी आने लगती है। ठीक है, ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर पार्बोल राइस की मिलिंग करनी है, चावल को अलग करना है उस छिक्कल में से, तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। चावल के लिए यहाँ पर आपको मिलिंग यूनिट लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए उसके बाद यहाँ पर इसको हम अलग कर पाते हैं। तो ये है पार्बोल राइस का पूरा तरीका, और क्या फ़ायदे क्या नुकसान, हर एक एस्पेक्ट को 360 डिग्री के अंदर मैंने कवर करके आपको बता दिया है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। हाँ दोस्तों, आएंगे एडिटोरियल डिस्कशन पे। एडिटोरियल डिस्कशन पे इकलौता एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद ये वाला जो आर्टिकल है पूरा पॉलिटिक्स से यहाँ पर इन्फ्लुएंस्ड है, आपने ये नहीं पढ़ना है। एक आर्टिकल ये भी है गिग वर्कर्स को लेकर। यार मैं बहुत डेटा आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत बिल्स डिस्कस कर चुका हूँ। राजस्थान की सरकार का बिल है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। आप इसके ऊपर मेंस आंसर राइटिंग 2 बार कर चुके हो, याद होगा, है ना। तो इस वजह से ऐसे आर्टिकल, क्योंकि ये एडिटोरियल होते हैं, अब एडिटोरियल में राइटर को जो टॉपिक सही लग रहा है उसके ऊपर ही लिख देते हैं। अब ऐसे आपको हज़ारों आर्टिकल नहीं पढ़ने हैं, एक ही बार में आपने सटीक डेटा तैयार करके रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में भाई वहाँ पर आपने 3-3 मिनट में एक आंसर लिखना है, बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर अभी से यहाँ पे आपने सारा डेटा तैयार करके नहीं लिखा तो इस वजह से यहाँ पर आपको मैं डेटा तैयार करके प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे ये वाला एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल में भी आप देखोगे कुछ चीज़ें तो काम की नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें वो बहुत काम की हैं, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो राइटर है मंजरी कटजू, ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर में पढ़ा रही हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अंदर। तो इनका कहना यह है कि भैया जो इलेक्शन कमीशन है, इस इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स की बात कर रही हैं, ये कुछ बदलाव की बात कर रही हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि दोस्तों इलेक्शन कमीशन क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली हमारे देश में चुनाव करवाने के काम करता है। हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं ना, उन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। और इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में हमारे एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, और वो प्रेसिडेंट भी बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर अपॉइंट करते हैं। प्रधानमंत्री रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, दैन प्रेसिडेंट यहाँ पर इनको अपॉइंट करेंगे, तब जाके यहाँ पर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स बनते हैं। राइटर ये बोलती हैं कि पिछले कुछ समय पर देश में थोड़ा सा बवाल हुआ है अलग अलग चीज़ों को लेकर। जैसे ये हुआ कि 2 मार्च की बात है, 2 मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने क्या बोला कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है, इलेक्शन कमीशन में जो सबसे टॉप के पर्सन है, इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, उस अपॉइंटमेंट के लिए हमें एक कमेटी बनानी चाहिए। और उस कमेटी के अंदर में होंगे हमारे प्रधानमंत्री, साथ ही साथ में लोकसभा के अंदर में जो ऑपोजिशन पार्टी है उसके लीडर, उसके साथ साथ हमारे कह सकते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेना। हमारे CJI यानी कि चीफ जस्टिस, जैसे आज के समय पर हमारे DY चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में प्रधानमंत्री, उसके बाद लोकसभा के अपोजिशन के लीडर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सभी लोग एक कमेटी में होने चाहिए। और ये कमेटी फिर डिसाइड करेगी किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। देन उसके बाद ये कमेटी सीधा प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी, फिर प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करेंगे उसको बनाएंगे। तो ये बात किसने बोली थी? सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को जजमेंट दिया था कि भाई यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखना ज़रूरी है। आज ऐसा नहीं होता है। आज जो अपॉइंटमेंट होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उसमें CJI का कोई रोल नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला होना चाहिए।
अब क्या होता है, अब यहाँ पे समझो। अब इसको पलटने के लिए केंद्र सरकार ने एक बिल जारी किया। केंद्र सरकार ने एक बिल लेकर आई और उस बिल के अंदर में केंद्र सरकार का कहना यह है कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसमें नहीं लेना चाहते। केंद्र सरकार ने यहां पर एक बिल जारी करते हुए बोला हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसमें नहीं रखेंगे। तो राज्यसभा में ये बिल 10 अगस्त को जारी किया गया था और अगर ये पास होता है तो आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट का जो ये वर्डिक्ट है, जो ये ऑर्डर है, जजमेंट है, ये पलट जाएगा। समझ गए। और इस बिल की मांग क्या है? इस बिल की मांग यहां पर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दूर रहें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई काम नहीं है। अगर हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है तो उसके लिए प्रधानमंत्री चेयरपर्सन होंगे उस कमेटी के, जो कमेटी अपॉइंट करेगी। प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। ये सब मिलकर यहाँ पे आप कह सकते हो डिसाइड करेंगे कि भाई किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। सीजीआई को हम नहीं लेंगे इसके अंदर। तो सरकार ने यहाँ पर इस बिल से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है इसको बदलने की कोशिश की है। अब राइटर जो है इसी चीज़ से थोड़ा सा नाराज़गी दिखाती हैं। राइटर बोलती हैं सही नहीं है, सीजीआई को होना चाहिए, क्योंकि एक समय पर 2006 की बात करेंगे, 2006 में कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार तो थी नहीं। तो 2006 में भी ऑपोजिशन पार्टीज़ के थ्रू मांग की जा रही थी। बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने मांग की थी कि भाई सीजीआई होना चाहिए। तो बीजेपी जब पावर में थी तो उन्होंने यहाँ पर सीजीआई को लाने के लिए बोला था। बट अभी जो है 2023 में ये सिनेरियो उल्टा हो चुका है, ये राइटर ने बोला। अब ये बोलते हैं कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है, इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है, ये कहीं ना कहीं एक डिबेट बन चुका है और आने वाले समय पर और बड़ा डिबेट रहेगा। और ये डिबेट लंबे समय से डिबेट बना हुआ है। एक कमेटी थी वीएम तारकुंडे कमेटी, ये जयप्रकाश नारायण जी ने अपॉइंट की थी 1975 में। उसके बाद दिनेश गोस्वामी कमेटी आई। ये कमेटियां बनाई गई थी ताकि इस इलेक्टोरल रोम्स में, यानी कि जो ये हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसमें कुछ सुधार किया जाए, बदलाया जाए। और ये कमेटियां सेटअप की गई थी उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी के थ्रू। 1990s की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया। इन्होंने अपने चौथी रिपोर्ट 2009 के अंदर में मेंशन किया कि बिल्कुल हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चेंजेस करने चाहिए और वो भी इसको हमें कॉलेजियम सिस्टम की तरह करना चाहिए। ठीक है। और ये फिर डिसीजन सरकार के ऊपर छोड़ दिया। अब क्या होता है, साल 2006 में ये जो सजेशंस है वो आए। जो पुराने वाले हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने यहाँ पर सजेशन दिया। बीबी टंडन ने, हमारे उस समय के राष्ट्रपति को, 2006 की बात कर रहा हूँ मैं, अब एपीजे अब्दुल कलाम जी को, तो सजेशन ये दिया कि बिल्कुल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट है, इनमें हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका रोल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज का रोल होना चाहिए। और उस समय पर बीजेपी जो है ऑपोजिशन में थी, तो उन्होंने यहाँ पर इस सजेशन को सपोर्ट किया था। उन्होंने बोला था कि बिल्कुल सीजीआई का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, सीजीआई यहाँ पर ज़रूरी है इस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर में ये चेंजेस करने के लिए। ये राइटर यहाँ पर बोलती हैं। और 2012 में भी यही सिनेरियो हुआ था। 2012 में बीजेपी ओपोजिशन पार्टी में थी, यानी कि 2012 में भी जो सरकार है वो कांग्रेस की चल रही थी। 2014 में तो बीजेपी आई है। अब 2012 में बीजेपी की जो सीनियर लीडर हैं, फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एल के आडवाणी हैं, इन्होंने यहाँ पर जोर दिया कुछ आर्गूमेंट्स के ऊपर में कि भाई कॉलेजियम सिस्टम जैसा हमें बनाना चाहिए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए, इलेक्शन कमीशंस के लिए। तो इलेक्शन कमीशंस आज के समय पर केवल और केवल प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के थ्रू अपॉइंट करे जा रहे हैं। तो मतलब सरकार के हित के हिसाब से काम करेगा, जबकि हमारा संविधान बोलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का झुकाव ना इस तरफ ना उस तरफ, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होने के साथ साथ बिल्कुल सच्चाई के रास्ते पर चलने के साथ साथ सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी कमिश्नर्स बैठ रहे हैं उनके अपॉइंटमेंट के पीछे सबसे बड़ा रोल केंद्र सरकार का है, तो ये बताओ क्या वो केंद्र सरकार के प्रति सपोर्टिव नहीं होंगे? ये क्वेश्चन यहाँ पर उठाया जा रहा है। तो दोस्तों राइटर बोलती हैं, सपोर्ट करती हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस बॉडी है, अपने हिसाब से काम करती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको हमें एक इंडिपेंडेंट कैटेगरी में रखना होगा और सीजीआई का रोल हो सकता है, क्योंकि हमारी जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है और जुडिशरी का एक रोल आएगा अगर सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में आएंगे, तो कहीं पर भी कोई भी ऐसा झुकाव आपको नज़र नहीं आएगा। चीज़ें इंडिपेंडेंटली काम करती हुई नजर आएंगी। ठीक है, पता है ना, जुडिशरी भी हमारी इंडिपेंडेंट है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लंबे समय से एक विश्वसनीय बॉडी है, हम इस पर विश्वास कर रहे हैं लंबे समय से। हमारे देश में 2009 में जो इलेक्शन हुआ था उस समय पर 900 मिलियन वोटर्स थे, 11 मिलियन मशीनरीज के थ्रू यहाँ पर सारा काम करवाया गया। लेकिन यहाँ पे अगर
रूलिंग पार्टी जो होगी, यानी जो हमारी करंट गवर्नमेंट होगी, करंट गवर्नमेंट के प्रति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर सॉफ्ट पड़ गया, नरम पड़ गया, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका वोलेशन हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फिर कोई रोल नहीं है भाई। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली काम करता है, इसलिए विश्वास बना हुआ है। लेकिन अगर ये सॉफ्ट पड़ता है हमारी करंट गवर्नमेंट के प्रति, कोई भी सरकार हो, अगर उसके प्रति यहाँ पर ये सॉफ्ट है, नरम पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसके बदले यहाँ पर इस पर क्यों ना इंडिपेंडेंट, यानी इसको क्यों ना यहाँ पर जो जुडिशरी है, जो सीजीआई है, उनका भी रोल होना चाहिए। इससे क्या होगा, इसकी जो इंडिपेंडेंसी है वो बनी रहेगी। ये बात ये हमारी राइटर मेंशन करती हैं। आई होप दोस्तों आपको बढ़िया से ये आर्टिकल समझ में आ चुका है एग्जैक्टली क्या चीज़ यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया हुआ है ना। अब आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बोला, एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ठीक है, खुद से डिसीजन लेने का काम करती है। इस बॉडी को बनाया गया था 25 जनवरी 1950 में। ये जो बॉडी है, इसका मेन काम है लोकसभा, राज्यसभा और जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, विधानसभा है ना, इन सब के यहाँ पे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने का काम करना। प्लस इनके साथ साथ जो हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस होते हैं, उनका इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। तो ध्यान रखना, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शंस ईसीआई कंडक्ट करवाता है। लेकिन जो हमारे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, उसके अलावा यहाँ पर ये जो स्टेट के अंदर में अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, इन सब के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं, जो चुनाव होते हैं, इसके लिए अलग से सेपरेट स्टेट की इलेक्शन कमीशन होती है। ध्यान रखना है, ये वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं करवाता है, इनके लिए एक सेपरेट इलेक्शन कमीशन स्टेट वाला होता है। संविधान में कहाँ से कहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बातें लिखी हुई हैं, तो आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक पार्ट 15 में ये सारी बातें लिखी गई हैं। वहाँ पर इलेक्शंस, बाकी जो कमीशन है, कमीशन के अंदर सारे मैटर्स क्या क्या हैं, वो सब कुछ यहाँ पर समझाया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे कितने लोग हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, वो जानना ज़रूरी है। देखो, स्टार्टिंग में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तैयार किया गया था ना, तो उस समय पर केवल इसमें एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। लेकिन बाद में इसमें कुछ बदलाव किया गया, सुधार किया गया, संशोधन किया गया। संशोधन करने के लिए एक कानून लाया गया, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989। और इस संशोधन की वजह से इस बॉडी को, पहले तो एक मेंबर थे इसमें, अब इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। वन इलेक्शन कमिश्नर से इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। अब इस इलेक्शन कमीशन वाली बॉडी के अंदर में एक तो होते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं बाकी इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमिश्नर्स, और प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर इनको अपॉइंट करने का काम करते हैं। तो करंट समय पर प्रेजेंटली हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक हैं और दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। समझ गए? आगे आते हैं। अब इनका अपॉइंटमेंट और टेन्योर की बात करेंगे, तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का काम करते हैं। और इन इलेक्शन कमिश्नर्स का टेन्योर कितना होता है, कितने समय तक ये सर्व करते हैं, तो 6 साल का टेन्योर होता है। दोस्तों ध्यान रखना, कितने साल का? फिक्स टेन्योर इनका 6 साल का होता है, या फिर जो मैक्सिमम एज है वो 65 साल की होती है। या तो 6 साल तक सर्व करेंगे या मैक्सिमम एज 65 साल तक ये सर्व कर सकते हैं, दोनों में से जो भी चीज़ पहले पूरी हो जाए। बाकी इलेक्शन कमिश्नर के जो भी यहाँ पर इनके स्टेटस होता है, सैलरी होती हैं, अलग से पर्क्स होते हैं, वो सारी की सारे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के होते हैं ना, उसी प्रकार के सारे पर्क्स इनके होते हैं। बाकी रिमूवल किया जा सकता है। एक तरीका तो यह है कि जब ये इलेक्शन कमिश्नर खुद से रिज़ाइन कर दें। दूसरा तरीका यहाँ पर यह है कि इनको रिमूव किया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को पार्लियामेंट रिमूव करता है, वैसे यहाँ पर इनको रिमूव किया जा सकता है। अब यूपीएससी ने 2017 में यहीं से एक सवाल पूछ लिया, क्या कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट दिए गए, बताओ कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 5 मेंबर की बॉडी है। ये सही बात है क्या? नहीं भाई, गलत है। हमने देखा 3 मेंबर की बॉडी है, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर। दूसरा, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है वो डिसाइड करती है इलेक्शन शेड्यूल को, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। और इलेक्शन शेड्यूल कौन से वाले? जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस। भाई सारे इलेक्शंस हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है और स्टेट इलेक्शन कमीशन के, तो यूनियन होम मिनिस्ट्री का कोई रोल है नहीं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट, इलेक्शन कमिश्नर जो है ये हमारे अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके बीच में जो विवाद होते हैं, कभी पॉलिटिकल पार्टीज टूट जाती हैं, कभी 2 पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिल रही होती हैं, तो इनके बीच का जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व करने का काम हमारा इलेक्शन कमीशन करता है। बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 3 ओनली, या फिर आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, 3 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा एडिटोरियल। नाउ आते हैं आज के हम लोग अपने मेंस के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हो। क्वेश्चन यह है,
डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हाउ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड। ये आपने बताना है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है, इसका मेन महत्व क्या है, इसका रोल क्या है, वो आपने समझाना है, और कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं। तो आज आपने ये 150 शब्दों में लिखना है, 250 शब्दों में नहीं, केवल 150 शब्दों में आंसर लिखना है। ये वर्ड्स का ध्यान रखना, रोज़ मैं आपको 250 शब्दों में देता हूँ, आज आंसर केवल 150 शब्दों में लिखना है। हिंदी में यहाँ पर रीड कर देता हूँ एक बार। भारत के चुनाव आयोग की संरचना और भूमिका पर चर्चा करें, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है, इसके बारे में बताएं। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, आपको फुल फॉर्म मिलेगा। सॉरी, फुल फॉर्म आज बड़े दिनों बाद फिर से बोल दिया। फुल फॉर्म लिखना है आपको। फुल फॉर्म जैसे लिखोगे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर दोस्तों जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो उस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा ग्रुप चल रहा है ना। फाइनली आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो यूपीएससी का 2017 का क्वेश्चन था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर हमारा बी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के तौर पर। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है जो पावर्स हैं बेसिकली वो सभी के पास में बटी हुई हैं, किसी एक पर्टिकुलर के पर्सन के पास में सारी पावर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी ना। उसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।